वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, एडम। शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, एडम। ठीक है, चलिए पहला डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, एडम। ADAM। अब एडम का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। क्या होता है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, फीमेल में मेनोपास का एक स्टेज आता है जिसमें आप बोलते हो हार्मोनल जो उनमें होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काफी सप्रेस हो जाते हैं और एक सिल्वरी फॉर्म नहीं होता, यानी एक सेल, और आगे जाके वो क्या होते हो कि इनफर्टाइल हो जाती है फीमेल। पर मेल में ऐसा कुछ आपने सुना होगा केस नहीं आता, मेल लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या कर सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बट कुछ मेल में एटम लाइक डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, जो एंड्रोजन प्रोडक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। उसमें उसी को हम क्या बोलते हैं, एडम बोलते हैं। इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड एज एंड्रोपोस। क्या बोल सकते हैं, एंड्रोपोस। एंड्रोपोस मतलब जस्ट लाइक अभी आपने फीमेल में आप पढ़ते हो मीनोपॉज, ऐसे हम इसको टर्म दे सकते हैं एंड्रोपोज। पर सबके लिए नहीं है, कुछ में होता है ऐसा डिफिशियंसी। ठीक है, अब एंड्रोपोज में होता क्या होगा या एडम में होता क्या होगा, इसमें है जनरली क्या होता है, आफ्टर 50 years ऑफ एज, कुछ पर्सन में होता क्या है, स्पर्म का जो सिक्रीशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस सिक्रीशन। ठीक है, जब सिक्रीशन रिड्यूस होगा तो सिक्रीशन किसका रिड्यूस होगा, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, या दूसरा आप बोल सकते हो डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, या आप बोल सकते हो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इन तीनों के केस। ठीक है, तो बताया क्या, आफ्टर 50 ईयर एज के बाद कुछ पर्सन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इन सब का सिक्रीशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब इनका सिक्रीशन रिड्यूस होता है तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट किस पे पड़ता होगा, स्पर्म प्रोडक्शन पे। स्पर्म प्रोडक्शन भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके बेसिस पे होता क्या है, रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन, जब स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस होता है तो ऐसे मेल में रिड्यूस सेक्स डिजायर। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, लिबिडो। क्या बोलते हैं, लिबिडो। ये लिबिडो केस देखने को मिलता है जिसमें पर्सन में सेक्स डिजायर क्या होती है, मेल में खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का मेन तो यही हार्मोन है जो करता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आप बोल सकते हो कि ये स्पर्म प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सिक्रीशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो सिक्रीशन कम होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है और इससे पर्सन में सेक्स डिजायर भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इसको हम टर्म देते हैं लिबिडो। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर तो क्या है आपका, एडम। ठीक है, सेकेंड डिसऑर्डर, जो सेकेंड डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसको हम शॉर्ट नेम से भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईएफ, या आपका जगह
ईडी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो उसमें होता क्या है कि इसमें जो पेनिस का इरेक्शन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। यानी जिस जिस पर्सन में या मेल में ऐसा डिसऑर्डर होता है, इसमें होता क्या है, एब्सेंस ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब आपको पता है, अभी आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है, जिसमें आपने पढ़ा है कि जो पेनिस का इरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स में ड्यूरिंग आप बोल तो वेजाइनल पेनिट्रेशन या आप बोल सकते हो स्पर्म एजुकुलेशन। बट ऐसे पर्सन जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस देखने को मिलते हैं, उसमें होता क्या है, पेनिस का इरेक्शन क्या होता है, एब्सेंट हो जाए, पेन इरेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब पेनिस इरेक्ट नहीं होता तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए ड्रग आता है, उसको उसका हम केमिकल नेम देखें, उसको हम बोलते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, सिडेनाफिल सिट्रेट। ठीक है, सो कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज वियाग्रा। क्या बोलते हैं, वियाग्रा। ये जो हो सकता केमिकल है या ड्रग है, जिसके भी जिस पर्सन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, ठीक है, उनको सिनेनाफिल सिट्रेट, ये तो केमिकल कंपोजिशन है, जिसको सिंपल नेम में क्या बोलते हैं, वियाग्रा। ये ड्रग ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, ये डिजीज या बोल सकते हो डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक हो सकता है। ठीक है, यानी एक पेनिस क्या होता है, जो इरेक्शन फेल हो रहा था, ये इसके बेसिस पे, ड्रग के बेसिस पे क्या होता है, पेनिस इरेक्ट होता है। ठीक है, तो थर्ड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें मेल में जो देखने को मिलता है, जो थर्ड डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं बीपीएच। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीपीएच। अब इसका नेम क्या है, बिनाइन, इसका नेम क्या है, बिनाइन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। देखो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए हाइपरट्रॉफी जनरली हम टर्म किसके लिए पढ़ते हैं, ट्रॉफी जनरली टर्म पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ठीक है, हाइपर मतलब होता है उसका इन्हांसमेंट हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मीन्स अगर जो प्रोस्टेटिक पार्ट है या प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट है, ये क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है ऐसे मेल में जिसमें डिसऑर्डर होती है बीपीएच। ठीक है, तो जब वो ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, यूरेथ्रा कॉम्प्रेस होता है, क्योंकि आपको पता है ना प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पार्ट का, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या बताया कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा वाले पार्ट पे, वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, यूरेथ्रा कॉम्प्रेस होता है। जब यूरेथ्रा कॉम्प्रेस होता है, जो यूरिनेशन की बात करो, उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादातर नाइट में ही बढ़ती है। ठीक है, तो जनरली ये डिसऑर्डर किसका है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का ही डिसऑर्डर है। ठीक है, बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है बिनाइन, मतलब ये मेलिजेंट वाली बात नहीं है। इलार्जमेंट होता है तो स्प्रेड नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ही पार्ट क्या होता है, इलार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन ओल्ड एज। ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। अगर एज की बात करो तो हम एक एवरेज एज की बात करें तो 70 ईयर्स जो एज है, इसके आफ्टर क्या होता है, हमें ऐसा देखने को मिलता है कई सारे मेल में, जिसमें प्रोस्टेट जो पार्ट है या प्रोस्टेट ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, जिसके बेसिस पे होता क्या है, जो यूरेथ्रा है वो कॉम्प्रेस होता है। ठीक है, होता क्या है, कॉम्प्रेस यूरेथ्रा। ठीक है, जब यूरेथ्रा कॉम्प्रेस होता है तो होता क्या है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मिक्यूरेशन।
ये जनरली होता क्या है, नाइट के ड्यूरेशन में ऐसा हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर, ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो इसको हम टर्म क्या देते हैं, नॉक्टूरिया क्या बोलते हैं, ये आपको पढ़ाया गया होगा। नॉक्ट मतलब होता है नाइट, यूरिया मतलब होता है यूरिनेशन। ठीक है, तो नॉक्टूरिया जैसे सिम्टम्स हमें देखने को दिखाई मिलते हैं। ठीक है, इसके जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है कब, जब कैसे पर्सन या मेल में प्रोस्टेट वाला पार्ट या प्रोस्टेट ग्लैंड वाला पार्ट इलाज ज़्यादा ओल्ड एज में ही होता है, आफ्टर 17 ईयर्स। इसमें होता क्या है कि जब वो ज़्यादा इलाज होता है तो यूरेथ्रा को क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है, जिसके बेसिस पे जो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन करने की, जिसको हम टर्म देते हैं म्यूकुलेशन, ज़्यादातर रात के समय में ही होता है, उसको हम टर्म कह देते हैं नॉक्टूरिया। क्या बोलते हैं, नॉक्टूरिया। ठीक है, चलो एक और भी प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड हमें डिसऑर्डर पढ़ना है मेल में, वो क्या है, वो है आपका मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर। क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या पढ़ेंगे, मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर। ठीक है, इसमें भी होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट इलाज होता है, बट वो क्या होता है, क्या वो सेपरेट होने लगता है। बोल सकते हो कि वहाँ पे क्या होता है, कैंसर जो जीन है वो एक्टिव हो जाते हैं, और क्या होता है वो अदर ऑर्गन या पे क्या होता है सेपरेट होना स्टार्ट करता है, तो उसको हम टर्म देते हैं मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसर के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया ह्यूमन हेरिटेज डिजीज में। तो यहाँ पे क्या होता होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पार्ट काफी ज़्यादा इलाज हुआ, इलाज होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बोल सकते हो कि ट्यूमर लाइक सेल्स फॉर्म हुए, आगे जाके वो कैसे होते हैं, मैलिग्नेंट हो जाते हैं, आप बोल सकते हो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एक बार हो गया तो अदर सेल पे भी स्प्रेड करेगा, अदर ऑर्गन्स पे तक भी क्या करता है, स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, ये जैसे आप बोलते हो यूरेथ्रा वाले पार्ट के पास प्रेजेंट है प्रोस्टेट का पार्ट, तो यूरेथ्रा वाले रीजन पे भी स्प्रेड कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर। ठीक है, तो ये स्प्रेड करता है, जो पहला वाला आपने अभी केस पढ़ा उसमें स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, यानी ये स्प्रेड कर सकता है, spreads to other organ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जी, वो क्या पढ़ेंगे हम, जिसको हम टर्म देते हैं एस्पर्मिया। कुछ टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। एस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो सीमेन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, नो सीमेन प्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट दूसरा जो टर्म है उसको हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ठीक है, अब एजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, नो स्पर्म प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, नो स्पर्म इन सीमेन। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है। एस्पर्मिया मतलब क्या पढ़ा आपने, नो सीमेन प्रोडक्शन, यानी इसमें आप बात करें जो ना तो जो ग्लैंड है मेल एक्सेसरी जो ग्लैंड अभी आपने पढ़ा था, प्रोस्टेट बल्बुलस ग्लैंड, बाकी आप अपने वाला जो सिग्नल वेसिकल है और स्पर्म, ओवरऑल ये क्या होते हैं, प्रोडक्शन नहीं होते। ठीक है ना, ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, तो स्पर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए स्पर्मिया। और ए जो स्पर्मिया का मतलब क्या होता है, जो सीमेन है उसमें स्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, या तो ऐसा बोल सकते हो कि सीमेन यानी स्पर्म अगर टेस्टिस में प्रोड्यूस होता भी होगा तो वसा डिफरेंशिया की तरफ क्या होता है, सीमेन तक मीट नहीं करता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है टर्म, या आप डिजीज के बेसिस पे उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको हम टर्म देते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया को दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर स्पर्म का काउंट काफी कम है सीमेन में, कितना कम, जैसे आप बोलते हो लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml
ऑप्शन है, ठीक है। अगर इससे कम है तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया, ठीक है। यानी इसको दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हो, लो स्पर्म काउंट, क्या बोल सकते हैं, लो स्पर्म काउंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टर्म दे, नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें या डिसऑर्डर के बेसिस पर अगर आप बात करो तो क्या है आपका एस्थेनो जूस्पर्मिया। तो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है और सबका मीनिंग अलग है, सबका मतलब अलग है। एस्थेनोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, रिड्यूस मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म काउंट की बात नहीं की जानी, यहाँ स्पर्म की मोटेलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर डिजीज या टर्म के बेसिस पे देखें तो है आपका टेरेटो जूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, इसमें स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, चेंज हो जाती है, हो सकता है एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझते हैं इसको, तो यहाँ पे होता क्या है कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी स्पर्म में आपने भी पढ़ा क्या, हेड है, मिडिल पीस है, ठीक है, टेल वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि स्पर्म में हो सकता है कि हेड का पार्ट प्रॉपर ना बना हो सकता है जो मिडिल पीस है या माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर ना अरेंज हो, ना स्पाइरली अरेंज हो, या मिडिल पीस वाला पार्ट प्रॉपर ना बनता हो सकता है टेल वाला पार्ट प्रॉपर ना बना हो। तो स्पर्म कैसे हुए, एबनॉर्मली तो हुए। तो टेरेटोजूस्पर्मिया में क्या होता है कि हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, जिसके बेसिस पर स्पर्म क्या होता है, बेकार होता है, वो आगे जाके फर्टिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। जिसके बेसिस में मेल में स्टेरिलिटी केस आते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी केस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, पर यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़ना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। है क्या आपका इंग्विनल हार्निया। जनरली हर्निया टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं कि इससे कोई ऑर्गन या उसका पार्ट अपनी जगह से डिसलोकेट होकर कहीं और चला जाता है, उसके लिए हम टर्म हर्निया यूज करते हैं। तो इंग्विनल हर्निया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उस इसमें चला जाता है, स्क्रोटम में चला जाता है, किसके थ्रू चला जाता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू, उसी को हम क्या टर्म देते हैं, इंग्विनल हर्निया। यहाँ पे क्या होता है, पैसेज ऑफ डिसलोकेटेड intestine into scrotum through inguinal canal, ठीक है। क्योंकि इंग्विनल कैनाल ही क्या होता है, अब बोलते हैं स्क्रोटम को एब्डोमेन से क्या होता है, अलग करता है। तो इसको यहाँ पे क्या होता है कि इंटेस्टाइन का पार्ट स्क्रोटम में चला जाता है, किसके थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोसिल। हाइड्रो, अब देखो नॉर्मली आप क्या बोलते हो, सिल मतलब सिलो। तो हाइड्रोसिल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सीरस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, किसमें, इनसाइड ट्यूनिका वेनालिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड, द वाटर लाइक फ्लूइड, ठीक है, इनसाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, सीरस फ्लूइड का कलेक्शन कहाँ हो जाता है, ट्यूनिका जो वेजाइनलिस, आपने बोला कवरिंग होती है जो टेस्टिस के सराउंडिंग होती है, वहाँ पे सीरस फ्लूइड का क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा जब आपको स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ाया गया होगा, जिससे टेस्टिस जब डिसेंड होता है स्क्रोटम में, तो आपने बोला इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है। इसके सराउंडिंग हमने पढ़ा होगा दो कवरिंग और होती है, दो लेयर और प्रेजेंट होता है, जिसको हमने टर्म क्या दिया होगा,
ट्यूनिका, वेजाइनलिस, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस फ्लूइड क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। जब ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है तो टेस्टिस को भी क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया या क्योर नहीं किया गया, ठीक है, सर्जरी के थ्रू, तो हो सकता है आगे जाके इनफर्टिलिटी के केस आ सकते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, कुछ और टर्म पढ़ना है जो किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम थोड़े मोर कुछ और टर्म को पढ़ेंगे, मोर टर्म्स related to male reproductive system। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला है आपका टर्म जिसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। अब कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब आप बोलोगे सर टेस्टिस का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको रिमूव क्यों करते हैं। तो देखो, नॉर्मल हम जो कैस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं वो किसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, भूल में। ठीक है, आप देखते हो जो बुल होते हैं या मेल ऑक्स हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है कि वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन वगैरह क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है किसके बेसिस पे, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के बेसिस पे। तो अगर इन बुल को अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में या पेट या डोमेस्टिक करना है तो उनको करना क्या होता है, काम डाउन करना होता है। उसके लिए हम करते क्या है, टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। तो उनको हम पेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। फिलहाल कुछ टाइम पहले यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, जो सिंगिंग वगैरह करते थे ग्रुप में, तो वहाँ पे करते तो वॉइस की प्रॉपर पिच के लिए भी करते क्या थे, जो वॉइस थे उनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता था। ठीक है, फिलहाल अभी के टाइम पे तो मेनली किसके लिए करते हैं, बुल में ही करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं कि उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज किया जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसके बाद एक टर्म वैसेक्टोमी। फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो टोमी का मतलब जनरली क्या होता है, कटिंग। ठीक है, तो वैसे टोमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम किसका कटिंग करते हैं, वासा डिफरेंस। तो हम करते क्या है, कटिंग एंड लाइगेशन। ठीक है, ऑफ वासा डिफरेंस। ठीक है, इसमें ओके करता क्या होगा, करते क्या होंगे, इसमें हम करते क्या है कि ये परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का, किसमें, मेल में। अब इसमें हम करते क्या है कि जो वासा डिफरेंस वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा लूप के फॉर्म में बनाते हैं और कट कर देते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे होता क्या है कि जो जैसे आप बोलते हो टेस्टिस से स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो स्पर्म प्रोडक्शन तो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, पर वो वासा डिफरेंस के थ्रू कहाँ तक नहीं पहुँचता, जो सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशन है, आप बोल सकते हो कि सीमेन तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे क्या होता है, वो मेल हमेशा के लिए क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, परमानेंट, क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अब एक दो टर्म और भी है जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैं उसको बारे में बता नहीं रहा हूँ, बस एक रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा होगा क्रिप्टो ऑर्किडिन, जिसमें हमने पढ़ा होगा अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, तो उसको भी आपको पता होगा, सर्जिकल मेथड से इसको हम क्या करते हैं, जैसे टेस्टिस चाइल्ड के बर्थ होने के बाद भी क्या होता है, स्क्रोटम में प्लेस नहीं होता, तो ऐसे टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिन। उसको हम प्लेस किया जाता है सर्जिकल मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्कियोप्लेक्सी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वेसेक्टोमी के बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।